हेलो बच्चों, मैं वीबी सिंह। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम का सत्यापन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या कराई थी। उसमें आपको मैंने इससे पहले इस लेसन में हमने न्यूटन के कणिका सिद्धांत को पढ़ाया। ठीक है, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। न्यूटन ने पहले कणिका सिद्धांत अपना दिया, उन्होंने इसको क्या माना था? अनुदैर्ध्य तरंग माना था। ठीक है, लेकिन बाद में कौन आए? हाइगेंस आए, उन्होंने इसको जो है मैकेनिकल वेव मान के आगे इसका सत्यापन किया। हाइगेंस ने अपना सिद्धांत दिया, फिर उसको संशोधन कर द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। उसी के आधार पर जो है पहले मैंने परावर्तन के नियम की व्याख्या आपको समझाई, सत्यापन उसका कराया। अब हम क्या कराएंगे? आपको अपवर्तन के नियम का सत्यापन कराएंगे। बात समझ में आई सबको? चलिए देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, माना ये आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसका नाम है एक्स एक्स डैश। एक क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, इसका नाम है एक्स एक्स डैश, एक्स और क्या है? एक्स डैश। इसका नाम रखते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ। क्या है आपका? अपवर्तक पृष्ठ। ये हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, अब देखिए, हमने जब परावर्तन का नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या कहा? समतल तरंगाग्र। एक जो है समतल तरंगाग्र आती है। समतल तरंगाग्र आपकी कब आती है? जब दो रे ऑफ लाइट क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट आपको कब मिलती हैं? जब वस्तु कहाँ पर होती है? अनंत पर। तो वही हम मानेंगे कि माना कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे एक समतल तरंगाग्र जो है वो इस पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर क्या करता है? तिरछा आपतित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो किरणों को बनाते हैं। देखिए, ये हो गई आपकी दो किरणें, ऐसे दोनों तिरछी हैं थोड़ी सी। यहां शुरू करते हैं, ये हो गई और एक हो गई ये। ठीक, अब देखिए, आपको मालूम है ये दोनों प्रकाश। अब इसमें आपको अपवर्तन दिखाना है तो हमने आपको क्या बताया था कि जब समतल तरंगाग्र खींचा जाता है तो जो किरण आती है, समतल किरण होती है, उसके ठीक परपेंडिकुलर होती है। मतलब तरंगाग्र जो होगा क्या होगा? ऐसे होगा, सीधे एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री पर। देखिए, यहां से एक लंब खींच देते हैं इस पर। ये हो गया आपका, इसका नाम मैंने ए रखा, इसका नाम क्या रखा? बी रखा। और इस तरीके से ए बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, ये हो जाएगा आपका आपतित तरंगाग्र। ए बी क्या होगा? आपतित तरंगाग्र। आप लिख लेंगे यहां पर ए बी बराबर क्या है? आपतित तरंगाग्र। क्या है? आपतित तरंगाग्र। ठीक, ये हो गया आपका आपतित तरंगाग्र। अब इसी तरीके से ये दोनों किरणें जो हैं आपकी, देखिए ये दोनों किरणें ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो ये हो गया आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे खींचा जाना है। हमेशा आपतित, देखो ये जो सरफेस है, परावर्तन में अच्छे से समझाया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सरफेस है ये कैसे है? ऐसे ठीक परपेंडिकुलर ऐसे रखा। इस पर ये किरण, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, तरंगाग्र जो है ऐसे गिर रहा है इस पर। ठीक, तो जहां पर गिर रहा है वहां पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं ऐसे। ठीक है, क्या खींचेंगे? नॉर्मल ऐसे हमने खींच दिया। अब देखिए, नॉर्मल खींचा गया तो इसका नाम मैंने क्या रख लिया? एन डैश। तो यहां पर भी नॉर्मल खींचना है आपको, ये भी मैंने नॉर्मल खींच लिया ऐसे। ये हो गया आपका एन डैश। क्लियर? अब चेक करिए आप फिर से इसको, आप ए बी को आपतित तरंगाग्र आपने दिखा दिया तो एक चीज मिल गई आपको, आपतित तरंगाग्र मिल गई। आपको अब दिखाना है अपवर्तित तरंगाग्र। क्या दिखाना है? अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो अपवर्तित तरंगाग्र आपको कैसे दिखाना है? देखिए, कैसे बनाएंगे सबसे पहले। इसके लिए हम मान लेते हैं कि बी सिरा है। ठीक है, बी सिरा जो है वो कहां पर पहुंच जाता है? ये मान लेते हैं हम, ये पॉइंट है आपका कौन सा? ए डैश। क्या पॉइंट है? ए डैश। ठीक, तो आपको इन सब चीजों को मानना है। कैसे मानना है? आपको स्टेटमेंट में लिखना कैसे है? देखिए, माना एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है वो किसी अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर तिरछा आपतित है। और किस चाल से आपतित है? B1 चाल से आपतित है। ठीक है, तो देखिए ये माध्यम आपका कौन सा है? सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? बोलिए, सघन। ये वाला ऊपर वाला कौन सा माध्यम है? विरल। और इसमें हमने मान लिया विरल माध्यम है और इसमें चाल कितनी है प्रकाश की? V1। ये कौन सा माध्यम है आपका? सघन। कैसा माध्यम है? सघन। इसमें चाल कितनी है आपकी? V2। समझ में आया? ठीक, इसमें चाल कितनी है? V2।
तो यही सब लिखना है कि सघन विरल माध्यम में तरंगाग्र की चाल कितनी है, v1 है, तथा सघन माध्यम में तरंगाग्र की चाल कितनी है, v2 है। ये सब आप स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ठीक, अब आपको अपवर्तित तरंगाग्र बनाना है। तो अपवर्तित तरंगाग्र कैसे बनाएंगे आप, देखिए माना b सिरा t समय में कहां पर पहुंच जाता है, a डैश। तो b a डैश की दूरी कितनी हुई, बोलिए, समझ में आया? समझिए बात को ध्यान से। माना तरंगाग्र का b सिरा जो है t समय बाद कहां पर पहुंच जाता है, a डैश पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब b सिरा a डैश पर पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, b a डैश बराबर क्या होगा, इसकी चाल कितनी है, v1। इसकी चाल कितनी है, v1। तो समय बराबर क्या होता है, बोलिए, आपकी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल v1 है और समय कितना लगा, t। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर आपको b a डैश आप क्या लिखेंगे, b a डैश बराबर आप दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। मतलब यहां पर आप लिखेंगे v इंटू कितना, t, और v नहीं v1, क्योंकि विरल माध्यम में चाल कितनी है आपके पास, v1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब लेकिन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से यहाँ पर जो प्रत्येक कण है भाई, किसी तरंगिका पर उपस्थित प्रत्येक कण जो है एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जहां से द्वितीय तरंगिकाएं सभी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सघन माध्यम मतलब अब सबसे पहले ए से जो ए बिंदु है, मतलब तरंगाग्र का ए बिंदु है, वो द्वितीय तरंगिकाओं को उत्पन्न करना शुरू करेगा, और सबसे बाद में कहां से, बी से। बात समझा? तो जितने समय में तरंगाग्र का बी सिरा जो है वो ए डैश पर पहुंचेगा, उतने समय में ए जो है कहां पर पहुंच जाएगा, हमने मान लिया बी डैश पर पहुंच जाएगा। तो अब ये बी डैश हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए भाई ए हम ए बी डैश बराबर क्या निकालेंगे, मान लिया ए बी डैश बराबर, अब ए बी डैश बराबर भाई क्या बी ए डैश और ए बी डैश आपका बराबर होगा, जैसे परावर्तन में बराबर होता था, वहां पर बराबर इसलिए होता था क्योंकि दोनों माध्यम समान है, और समान माध्यम है तो इसका मतलब चाल क्या होगी, समान होगी। लेकिन यहाँ पर चाल क्या है, परिवर्तित है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये हो जाएगा v2t। तो आप जो है प्रकार में v2t त्रिज्या का एक चाप लेंगे और यहां पर एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे एक चाप लगाएंगे, देखिए ये यहां पर एक चाप लगेगा ऐसे, इसको हम थोड़ा सा अपवर्तित करा के यहाँ पे ऐसे एक चाप लग जाएगा ऐसे, और फिर ए डैश से इस पर एक स्पर्शी खींचेंगे। ठीक, और हमने बताया था किसी तरंगाग्र पर, ठीक है, मतलब किसी भी द्वितीयक तरंगिका पर खींची गई स्पर्शी जो है वो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करता है। मतलब ए और ये जो बी डैश है ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। समझ में आया, अपवर्तित ये हो जाएगा आपका तरंगाग्र। ठीक, ये हो गया आपका अपवर्तित तरंगाग्र, मतलब आपका काम जो था वो आपका हो गया। अपवर्तित तरंगाग्र आपने कैसे निकाला, अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, लिखेंगे भाई मैंने ऊपर बता दिया था कि आपको ए बी, माना एक समतल तरंगाग्र ए बी है, ठीक है, जो तिरछा एक्स अब एक अपवर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित है, और तरंगाग्र का ए सिरा सर्वप्रथम एक्स डैश को बिंदु ए पर क्या करता है, स्पर्श करता है। इस तरीके से हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम ए से द्वितीय तरंगिकाएं सघन माध्यम में क्या करेंगे, v2 चाल से आगे की ओर चलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है माना बी जो तरंगाग्र का बी सिरा है वो v1 चाल से सबसे क्या करता है, t समय में कहां पर पहुंच जाता है, a डैश में। उतने ही समय में a सिरे से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका जो है वो क्या करती है, b डैश पर पहुंच जाती है। ये बात आपको स्टेटमेंट में लिखनी है। ठीक, अब ये सब हो गया, तो अब आपका ये का काम क्या बचा, आपको भाई फाइंड क्या करना है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए भाई ये कोण आपका कितना है, ध्यान दीजिए, ये वाला कोण आपका टोटल मान आपतन कोण ये हो गया कितना आपका आई, क्लियर, ये कोण कितना हो गया आई। ठीक, आपतन कोण हुआ ना, तो ये हो गया आपका आई। अब देखो अगर ये आई हुआ तो ये वाला कोण कितना हुआ है, ये वाला कोण ध्यान से देखिए, बीच वाला कोण ये कितना हुआ आपका, देखिए टोटल कोण यहां से लेकर यहां तक कितना था, 90 है, ये कोण पूरा 90 है, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना हुआ, बोलिए 90 माइनस का आई। अगर 90 माइनस आई हुआ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब हमको चाहिए ये वाला कोण, मेन कोण हमको क्या कौन सा चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, ये वाला, ये कोण हम कैसे निकालेंगे भाई, ये भी आपका तो 90, देखिए ये वाला आपका भी 90 है ना, यहाँ से ये भी तो 90 है यहाँ पर,
ये वाला 90 है कि नहीं भाई, ये अभिलंब है, एक्स एक्स डैश पर क्या है, आपतित है। तो ये वाला कोण कितना बचा आपका भाई, टोटल 90 है और ऊपर से ये वाला भाग निकल गया, ये वाला भाग आपका निकल गया, ठीक है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये निकल गया। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 90 माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस कितना आई, इसका मतलब ये 90 और माइनस का 90 और प्लस का आई, ठीक। तो इसका मतलब 90 90 क्या हुआ, कैंसिल, आई बचा। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना बचा, आई। जो आपको कोण चाहिए था वो कोण आपको मिल गया, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, हमको आर चाहिए, ठीक है। आपको आर चाहिए तो नीचे वाले एंगल में फिर आते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया कौन सा, आर हो गया भाई। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, आर मिल गया। तो अगर ये आर मिल गया तो ये वाला तो आपका कितना भाई, अभिलंब है, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 माइनस कितना, आर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और ये इस पर ये वाला तो लंब ही है कि नहीं है भाई, सीधे लंब ही तो लगे, स्पर्शी खींचेंगे तो स्पर्शी इस पर क्या होगी, लंब हुई। आपतित किरण पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो आपतित किरण पर ये क्या हो गए, लंब 90 अंश। तो ये वाला कोण कितना बचा आपका, बोलिए फिर से। देखिए आपका टोटल कोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये कॉन्सेप्ट समझिए, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 लिख लिया। अब उसमें से कम कौन सा कम, माइनस 90 कम करना है, ये वाला माइनस 90 कम करना है, माइनस का आर कम करना है। तो 90 90 180 ये कैंसिल, और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस का आर हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आर। मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, आर। समझ में आया, ये त्रिभुज निकल आया आपका। मतलब जो कोण चाहिए थे वो कोण आपके निकल आए, ठीक। अब इसको हम नीचे से बिगाड़ देना है, तब डेरिवेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, ठीक, त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, देखिए त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज लेंगे आप कौन सा, देखिए त्रिभुज लेंगे आप ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में, ठीक। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ए डैश में। आप लगाएंगे सबसे पहले भाई ये वाला कोण कितना होगा आपका, 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने खींचा है। तो देखिए आप सबसे पहले लगाएंगे साइन आई इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर हम इसके त्रिभुज की बात करें, देखिए त्रिभुज की बात करें ये वाला, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है ना। कोण के सामने क्या होता है, लंब। देखो ये त्रिभुज कुछ ऐसा नहीं बना है, चेक करिए, देखिए ये वाला कोण, ये अलग हम बना लेते हैं। देखिए ये वाला 90 दिया गया है, इसका नाम कितना है आपके पास, ए, और इसका नाम कितना है, चेक करिए, इसका नाम है आपके पास ए डैश और इसका नाम कितना है, बी, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो ये कोण आपको आई दिया गया है, ये कोण कितना दिया गया है, आई, ठीक है। अगर ये कोण आपको आई दिया गया है तो चेक करिए, अगर ये कोण आई है तो आपने साइन आई लगाना है आपको। तो साइन आई क्या होगा, चेक देखिए, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने हमेशा लंब होता है, मतलब बी ए डैश बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, मतलब ए डैश। अब देखो इसका मान कितना है, बी ए डैश। देखिए आपका जो बी ए डैश है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, B1T। बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, B1T अपॉन में कितना, ए डैश। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना, 1, ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो देखिए त्रिभुज, अगला त्रिभुज कौन सा होगा, ए डैश बी डैश, या ए और किसमें, बी डैश ए डैश में, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसमें त्रिभुज लेंगे तो भाई देखिए इसमें आप नया त्रिभुज फिर से बनाएंगे। तो देखिए ये वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, बना ना, इसको आप चेक करिए। देखिए ये त्रिभुज आपका ऐसे, उसके बाद ये परपेंडिकुलर ऐसे, फिर ये इस पर लंब है ऐसे। तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी डैश है और इसका नाम कितना है, ए डैश। ये कोण आपको एंगल आर दिया गया है। अब ये आपको पता है ये 90 डिग्री दी गई है, ठीक है। ये कितना दिया गया है, 90 डिग्री यहाँ से। तो अब देखिए अगर इस वाले त्रिभुज से आप साइन का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आगे, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन आर बराबर क्या लगाएंगे, साइन आर बराबर, ठीक है। तो अगर साइन आर लगाएंगे तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण, कोण के सामने क्या होता है, लंब। मतलब ये हो जाएगा ए बी डैश बटे कर्ण सबसे बड़ी भुजा, मतलब ए डैश। और आपने ए बी डैश निकाल रखा है, देखो ए बी डैश बराबर कितना है आपके पास, B2T अपॉन कितना, ए डैश। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 2,
ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 1 को 2 से अगर भाग देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइन i अपान साइन r, ठीक, बराबर। अब देखिए v1t अपान a डैश, v1t अपान a डैश अपान v2t अपान a डैश, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। बचा कितना आपके पास, देखिए यहां लिख दे रहे हैं साइन i बटे साइन r, क्या लिखेंगे, साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा v1t अपान v2t, v1t अपान v2t, ठीक, t से t क्या हुआ है, कैंसिल, और v1 बटे v2 इज इक्वल टू क्या, n होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू कितना, n, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हुआ आपका, बोलिए, ये आपका हुआ स्नेल का नियम, ठीक, यहां लिख देंगे यही स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक। अब अगर स्नेल का नियम है तो अपवर्तन का द्वितीय नियम हो गया, ठीक। तो अब आपका बचा क्या, प्रथम नियम बचा। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। इसका अपवर्तित किरण अगर इसके लिए बनाना है तो ये आगे हम ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको भी ऐसे हम नीचे की ओर खींच देंगे, ये हो गई पूरी अपवर्तित किरण, समझ में। तो इस तरीके से आपको जितना काम था वो है, बाकी ये आपतित भाई ये कर, यहाँ पर जो a डैश b होगा ये भी इस अपवर्तित किरण के क्या होगा, लंबवत होगा ना। इस तरीके से स्नेल का प्रथम नियम, स्नेल का नियम जो है अपवर्तन का द्वितीय नियम हो गया। और आपका प्रथम नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। देखिए ये आपका क्या है, पृष्ठ है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, उसके बाद इस पर आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा इस पर जो अभिलंब है सभी कैसे हैं, एक ही तल में है। इस तरीके से आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम का सत्यापन होता है, ठीक है। अब जो है इसमें आगे एक टॉपिक बचता है प्रकाशिक पथ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए अगला टॉपिक है प्रकाशिक पथ, ठीक है। तो प्रकाशिक पथ क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा तय की गई दूरी, किसी समय में तय की गई दूरी, देखिए किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी, किसी समय में तय की गई दूरी उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होता है, तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक, तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक, शुरू करते हैं। माना, देखिए डेरिवेशन इसका देखिए, एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्रकाशिक पथ, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक, तो मानते क्या है, देखिए माना माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में
प्रकाश की चाल v तथा निर्वात में c है। ये सब सभी जानते ही हैं, निर्वात में c है। ठीक है, निर्वात में क्या है, c है। तो आपको पता है क्या करना है, n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी। चूंकि आपने पढ़ा है n इज इक्वल टू c बाई वी, ये आपने लिख लिया। ठीक, अब देखो यदि फिर से यदि t समय में प्रकाश किरण द्वारा माध्यम में, ठीक है, माध्यम में द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी d हो, दूरी कितनी हो, स्मॉल d हो। तो देखिए समय की बात करें तो समय बराबर क्या होता है, बोलिए, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका, d अपान v। ठीक, हमने क्या कहा, t बराबर d अपान v। ठीक, अब देखो t समय में निर्वात में चली गई दूरी। अब देखिए t समय में, भाई परिभाषा यही तो कह रही है कि जितने समय में माध्यम में चली गई दूरी होती है उतनी ही समय में क्या होती है, निर्वात में। तो देखिए हम वो दूरी मान लेते हैं, कितनी है, d डैश है। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो अब अगर दूरी बराबर करें तो चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। तो देखिए d डैश इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा, चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, c, चाल यही होती है ना, और समय कितना है, t की वैल्यू ऊपर से रख लो यहाँ समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से किसका मान, t का मान रखने पर, ठीक, अगर समीकरण नंबर 1 से t का मान रख लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, d डैश बराबर c, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, d बाई वी। देखिए t इज इक्वल टू कितना है, d बाई वी। ठीक, अब देखो c बटे v कर लो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका d डैश इज इक्वल टू c बटे v, लिख सकते हैं ना, c बटे v इज और इंटू कितना d, और c बटे v बराबर क्या है आपका n, तो d डैश बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू d। ये हो गया आपका प्रकाशिक पथ का फार्मूला हो गया। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, नोट कर लीजिए।